हेलो साथियों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास जो है ना थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पे है और बहुत ही ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को समझना और उन्हें अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है? देखो, अभी तुमने आर्ट्स को एक और नाम से जानते हैं ह्यूमैनिटीज़, है ना? तो तुमने आर्ट्स से जो 12th पास करी, उसके बाद अब सोच रहे हो कि आगे हम क्या करें, है ना? तो मैं अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान से समझना। अभी तुम ये सोच रहे होगे कि भैया हमें ये बताएँगे कि हमें हिस्ट्री लेना है, पॉलिटी लेना है, ज्योग्राफी लेना है, तो ऐसा कुछ हम यहाँ बताने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें लेनी होती और किस कॉलेज में तुम्हें जाना होता है, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें मतलब करना होता ना, तो आई थिंक तुम अभी पहले से तैयारी कर चुके होते। अभी सीयूटी के एग्ज़ाम शायद होने वाले हैं या हो चुके होंगे, है ना? उसका तुम अप्लाई किए होते या और भी चीज़ों के तैयारी जैसे क्लैट है, उन सभी चीज़ों की तुम तैयारी कर रहे होते। लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें जो है ना, जो सबसे बेस्ट एडवाइस तुम्हें मैं दे सकता हूँ, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर ये सारी चीज़ों के लिए तुम आए हुए हो, तो तुम डिसअपॉइंट होगे। लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी के सही रास्ते चुनने के लिए यहाँ आए हो, तो निश्चित तौर पर तुम यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाने वाले हो। तो ध्यान से सीखना, है ना? और जैसी मैं चीज़ें बताऊँगा, हो सकता है कि अगर तुम उन्हें नोट करना चाहो, तो उन्हें नोट कर लेना, ठीक है? चलो क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना? सबसे पहली जो चीज़ है कि हमें कुछ गलतियों से बचना है। कौन-कौन सी गलतियों से बचना है? तो देखो, पहली गलती है कि हमें प्राइवेट कॉलेज में जाके ज़्यादा फीस पे एडमिशन नहीं लेना है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, अभी तो तुम मतलब ऐसे कॉलेज के बारे में मैं कह रहा हूँ जिनका प्लेसमेंट तो खैर खत्म ही है। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीसेस क्या ही है, जैसे 22 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, इतनी महंगी तक फीसें हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद, वहाँ पढ़ाई करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं होता है और लोग भटक रहे हैं। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि अब मुझे बीटेक करना है, मैं वहाँ जाके बीटेक कर लूँगा, वहाँ जाके कर लूँगा। ये सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी पैसा जाएगा, तुम्हारा समय जाएगा, तुम्हारी लाइफ जाएगी। तो तुम्हें इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना है कि हमें कहीं जाके ऐसा मतलब कोई सा भी कोर्स ले लें, जैसे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं कहीं जा कर के, कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह के चक्कर में मत पड़ना, अगर तुम्हें ज़िंदगी आगे बनानी है तो। ठीक है? बहुत शानदार अवसर है तुम्हारे सामने कि तुम्हें ये 3 साल मिल रहे हैं। ठीक है? तो इन 3 सालों को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर दूसरी गलती क्या होगी कि तुम सिंपली ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो या कहीं और जाके पढ़ रहे हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि 1, 2, 3 साल में कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक तुम चीज़ों को प्लान नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तुम देखोगे कि जिस हालत में हम लोग हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, एक ऐसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारी है, हमारी ऐसी एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि हमारे पास कुछ नहीं है ना? तो ऐसे हालत में अगर तुम ये सोच रहे हो कि मतलब कुछ नहीं करें और एडमिशन वगैरह ले लें, डिग्री वगैरह ले लें तो हमें कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल है। तुमको पता है कि हमारे बिहार में कॉलेजेस में पढ़ाई होती नहीं है और एग्जाम में तो भगवान ही जान मालिक हैं। 1 वीक पढ़ के 1 सप्ताह पहले हमें गेस्ट पेपर मिलते हैं, 4, 5, 10, 20 क्वेश्चंस देख के जाते हैं और हम लोग लिख के आते हैं और जनरल मार्किंग होती है, कितना भी लिख के आओ नंबर उतना ही मिलता है। तो ग्रेजुएशन को तुम सीरियसली मत लो। ग्रेजुएशन के इन सालों में तो तुम जो कर सकते हो उसको सीरियस लेने वाली बात है। इसको सीरियस लेने वाली बात नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लोगे। इससे ज़्यादा सीरियस है कि तुम इन 3 सालों में करने क्या वाले हो, तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस पे ध्यान देना है, ठीक है? तीसरी जो गलती है वो ध्यान देना है कि बिना सोचे समझे हमारा जो दोस्त कर रहा है वही हम करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमारा दोस्त जिस रास्ते पर चल रहा है उसी रास्ते पे हम भी चलने लगे तो हो सकता है कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। दोस्त तो कहीं जाएगा भी नहीं, तुम्हारा भी हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर कोट है कि अगर अंधे अंधे का नेतृत्व करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। तीसरी चौथी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश मुश्किल है, कठिन है, तो इंग्लिश को नज़रअंदाज मत करना आज की समय में।
क्योंकि इंग्लिश एक मजबूत कम्युनिकेशन मीडियम है। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश नहीं है तो तुम वैसे भी इस दुनिया में जितनी चीजें अवेलेबल है उसमें से अधिकांश अच्छी चीजों से तुम वंचित रह जाओगे। तो चाहे तुम्हें एग्जाम देना हो, चाहे एग्जाम नहीं देना हो, चाहे जिंदगी में आगे पढ़ाई करनी हो, चाहे पढ़ाई नहीं करनी हो, चाहे तुम्हें कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हो, चाहे तुम्हें घर पे खेती करनी हो, कुछ भी करना है, इंग्लिश को नजरअंदाज मत करना इन 3 सालों में। इंग्लिश को प्रैक्टिस में लाना, सीखना। इंग्लिश को मुश्किल मत समझो। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए मतलब समझो कि वो कोई रॉकेट साइंस है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज है ना। उसको तुम अपनी जिंदगी में यूज करना सीखो, कैसे तुम यूज कर सकते हो, है ना। तो इन 4 चीजों पे ध्यान देनी है कि हमें प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा फी पे एडमिशन नहीं लेना है। अगर ले लोगे तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं होता है, पैसे खत्म हो जाएंगे, समय खत्म हो जाएंगे, और जब तुम वहां से निकलोगे एकदम एग्जॉस्टेड निकलोगे, तुम्हारा ये 3 साल का खत्म हो जाएगा समय। और उसके बाद जब तुम आओगे और तुम सोच रहे हो कि उसके बाद हम कुछ तैयारी वगैरह करके हम कुछ पा लेंगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब करना क्या है, हमें इंतजार नहीं करना है वक्त का कि ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा तब कुछ करेंगे, कुछ नहीं। अभी तुम्हें ग्रेजुएशन, देखो हर आपदा में हम अवसर ढूंढ सकते हैं। ये आपदा ही है बिहार में कि बिहार के कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होते हैं, है ना। हमें पता तो होता है कि हम हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं, हम फिलोसफी से, हम साइकोलॉजी से, हम कुछ से भी ऑनर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी क्या एक्चुअल में पढ़ाई होती है, उनके विषय वस्तु क्या होते हैं, उनकी किताबें कैसी होती है, मतलब उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। सिंपल ग्रेजुएशन का मतलब हमें मिलता है वैशाली का वो क्या बोलते हैं गेस पेपर, जिनमें से 10-20 क्वेश्चन हम गेस करके पढ़ते हैं और हम एग्जाम दे के चले आते हैं। तो ये एक आपदा है बिहार के लिए, लेकिन उसमें तुम अवसर क्या तलाश सकते हो कि अगर तुम्हें ग्रेजुएशन करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तुमको इतना छूट दिया जा रहा है कि यार तुम कॉलेज भी ना आओ, 2-4-5 दिन पढ़ने के बाद तुम एग्जाम दे दो और तुम्हारा रिजल्ट हो जाए, तो अगर इतना तुम्हें समय मिल रहा है ना, तो तुम बहुत लक्की हो। इसको तुम इस्तेमाल करो आगे की तैयारी के लिए, ठीक है। और आगे की तैयारी में अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे, निश्चित तौर पर तुम बहुत बहुत आगे जाओगे, बहुत सफल होगे। तो अभी एक एक करके बहुत सारे तरीके हैं आगे बढ़ने के, उन सभी तरीकों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तुम एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो कई बार क्या होता है कि हम जो होते हैं ना, कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी कमजोर होती है कि वो जो है ना, मतलब इवन वो बेतियां तक जाकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई करना, ठीक है। और वो घर पे ही बैठे रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, घर से निकलोगे तुम, अगर नहीं निकलोगे तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, ध्यान रखना। तुम्हें घर से तुम निकल के इवन कम से कम बेतिया तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, नरकटियागंज वगैरह वगैरह क्षेत्रों में मत जाना, तुम्हें कम से कम बेतिया जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो तुम होम ट्यूशन करा सकते हो, तुम स्कूल में पढ़ा सकते हो, तुम कोचिंग में पढ़ा सकते हो। इसके लिए जो भी मदद चाहिए है ना, वो तुम मुझसे संपर्क करो, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द हेल्प, ठीक है। सारी मदद मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें वहां जाके अब पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास 8 रास्ते हैं, जिसमें से 8वां रास्ता मैं खुद ही ब्लॉक कर रहा हूं, भैया ये नहीं करना है, ठीक है। अनलेस अनटिल तुम्हारे पास बहुत अच्छे रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो, है ना। तो ये जो पत्रकारिता है ये तुम्हें अभी के समय में नहीं करनी है। बाकी ये जो 7 रास्ते हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा जो अभी एक बात और समझो कि तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, तुम्हारे अंदर जो मतलब उम्मीद है, तुम जो है ना, मतलब क्या बताऊं, तुम्हारे अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी है ना, तुम कुछ भी बन सकते हो मेरे भाई, कुछ भी बन सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो, ठीक है। तो पूरा भरोसा, पूरे मतलब विश्वास के साथ तुम्हारे पास 3 चीजें अवेलेबल है: समय, फोकस, हार्ड वर्क। 3 चीजों को साधो, 3 चीजों को अपनी जिंदगी में लाओ। समय किसी को मत दो, फोकस अपने काम पे रखो, और हार्ड वर्क करो, बहुत मेहनत करो, है ना। इन 3 सालों में अगर तुमने पसीने बहाए और अपना फोकस कहीं हिलने नहीं दिया और अपने समय का सही उपयोग कर लिया ना, और मेरे मास्टर प्लान के साथ तुम चले ना,
तो ग्रेजुएशन के पास होने के अगले साल ही तुम्हारे पास एक शानदार प्रतिष्ठित नौकरी रहेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चाहे तुम 12th तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, तुम्हें लग रहा हो कि तुम कितने कमजोर हो कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं पढ़ा, है ना, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो, इसलिए तुम्हें एहसास हो रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो सिस्टम है ना, वो खोखली है, खत्म हो चुकी है। 10th में जाओ तो वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आएगा, 12th में तो पूछो ही मत, गेस ही पढ़ा देते हैं वो लोग, और सच में आ ही जाता है। अब तुम सोचो ना कि जो बच्चा गेस पढ़ के, जो बच्चा इधर उधर से थोड़ी बहुत चीजें पढ़ करके पास हुआ हो, उसके पास कितना ही नॉलेज होगा। तो इस नॉलेज की कमी की वजह से तुम्हारा जो आत्मविश्वास है ना, वो थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा नीचे हो रहा होगा, तुम ऊपर की चीजों को देख नहीं पा रहे होगे। तुमसे कहें कि तुम क्या यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हें लगता हो यार इतना बड़ा मुझसे कैसे हो पाएगा। तो ध्यान रखना, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, अपने पे आ जाओ तो ये 8 रास्ते थे, जिनमें से 7 रास्तों में को हम एक एक करके समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको 3 कॉम्बो भी बताऊंगा और एक मास्टर प्लान भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला रास्ता है कि तुम गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल बिहार में तुम गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, बिहार के अलावा और भी जगह है, और भी एग्जाम्स हैं जहां गवर्नमेंट टीचर बना जा सकता है। फिलहाल के लिए तुम समझो कि गवर्नमेंट मतलब सरकारी टीचर कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। टीजीटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करके बीएड करता है तो वो टीजीटी कहलाता है। ठीक है, और जो व्यक्ति एमए करने के बाद बीएड कर रहा होता है वो पीजीटी है। प्राइमरी टीचर मैंने 12th अभी पास किए हो, डीएलएड कर लो, है ना, तो अगर डीएलएड कर लेते हो तो तुम प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाओगे। अच्छा, डीएलएड करने का क्या तरीका है, अभी जनवरी में फॉर्म आया हुआ था बिहार डीएलएड का, लगभग 30,000 के आसपास सीटें थी, है ना। अगर कुछ लोगों ने अप्लाई किया हो तो तैयार किए हो तो सकता है, अगर नहीं भी तैयार किए हो तो ज्यादा समस्या, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, अगली बार आएगा, अगली बार दे देना अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तुम्हें गवर्नमेंट टीचर बनना है तो तुम्हारे पास ये 5 कोर्स करने होते हैं, मतलब 5 कोर्स अवेलेबल हैं, पांचों नहीं करने हैं, तुम्हें जो सुविधा लगे वो करना होता है। कुछ चीजें तुम्हारे लेवल के बाहर होंगी, वो तुम कर नहीं पाओगे। जैसे 3 नंबर पे इंटीग्रेटेड बीए, बीएससी, बीएड। जो इंटीग्रेटेड बीए और बीएड होता है ना, मतलब कि जैसे 3 साल का बीएड होता है, सॉरी बीए होता है ग्रेजुएशन, और 2 साल का होता है बीएड, यानी 5 साल को मर्ज करके 4 साल बनाया गया है, इसको इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स कहा जाता है। पिछले सेमेस्टर में, सॉरी पिछले माने सत्र में, पिछले साल सेशन में क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में केवल 100 सीटें थी, उसके लिए अलग से वो लोग फॉर्म निकालते हैं। तो अगर तुम्हें ये करना है तो इस पर भी नज़र बनाए रखना, जैसे फॉर्म आता है ना, और मेरे गाइडेंस ग्रुप में जुड़ोगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हें समय समय पे मिलती रहेगी, बाकी सारी बातें भी मुझसे करते रहोगे। तो ये जैसे तुम्हें आएगा, तुम अपना फॉर्म भरोगे तो ये 5 साल की जगह पे तुम्हारे पास 4 साल में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ा सा सेव हो जाता है टाइम, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो जो कि 12th के बाद किया जाता है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर सकते हो, है ना, जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है ना, एमएड कर सकते हो, और एक होता है बीपीईटी, मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वो जो पीटी का मास्टर होता है ना, जो खेल कूद कराता है स्कूल में, वो बीपीईटी करके आता है ना। तो बीपीईटी करने के लिए तुम्हें मतलब सीयूईटी जो होता है ना, ये तो तुम्हें शायद पता होगा सीयूईटी। तो अभी मैंने बताया कि सीयूईटी के एग्जाम या तो हो चुके होंगे या अभी होने वाले होंगे, है ना। अभी एप्लीकेशन का समय नहीं है, एप्लीकेशन शुरुआत में ही आता है, तो अभी तुम अप्लाई नहीं किए हो तो इसके बारे में अभी फिलहाल के लिए तुम मत सोचना, है ना। हालांकि अगर तुम इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो वो तुम्हें पर्सनल काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा, पर्सनली मुझसे बात करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल के लिए तुम ये समझो कि तुम्हारे पास 2 ही कोर्स अवेलेबल है अभी के लिए, बीएड और डीएलएड।
है ना। तो या तो तुम डीएलएड आए तो डीएलएड का अप्लाई कर देना, तो डीएलएड कर लेना, या फिर ग्रेजुएशन करो और ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेना। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है, बीएड करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनको देना होता है। फिलहाल के लिए तो सीईटी सीटीईटी देना पड़ता है, और एस मतलब कि स्टेट के लिए ये तो सेंट्रल टीईटी है, और एसटीईटी भी होता है जो स्टेट करवाती है, मैंने बिहार सरकार। दोनों देना, दोनों अपना निकाल उकाल लेना, बड़ा इजी होता है, आसानी से निकल जाएगा। तुम जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत आसान होता है ना। तो अगर तुम थोड़ी भी मेहनत करोगे तो ये चीजें निकाल लोगे। अब क्या होता है कि जैसे तुम एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम अब एलिजिबल हो जाते हो, है ना, उन एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए। जैसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय के लिए आता है, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए आता है, ये मार्क्स एकलव्य विद्यालय के लिए आता है, डीएसएसबी, ये तो बहुत ही शानदार टीचर की नौकरी होती है यहाँ, है ना। मतलब क्या बताऊं, मस्त एकदम झकास, ठीक है। तो अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा मतलब केवल बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार में तुम टीआरई के लिए इंतजार करो, कभी टीआरई 4 के लिए आंदोलन हो रहा है तो तुम सोचो कि यार मैं क्या बिहार में ही टीचर बन सकता हूँ। नहीं, बहुत और भी तरीके होते हैं टीचर बनने के। यहाँ पे 2 नंबर पर तुम देख रहे होगे यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट। ये क्या है, जैसे तुम एमए कर लेते हो ना, तो तुम्हें नेट का एग्जाम देना होता है। अब जैसे नेट तुम क्रैक करोगे, नेट तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करोगे, है ना। थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्स होते हैं, है ना, लेकिन एमए के बाद होता है। तो आज के 5 साल बाद तुम्हें नेट वगैरह की एग्जाम में प्रिपेयर अपीयर होना पड़ेगा। तो 5 साल मिलते हैं, तो तुम अपना सफिशियंट एग्जाम की तैयारी कर लोगे। अगर वो करना चाहो, है ना, प्रोफेसर बनना चाहो, तो फिर नेट करना, है ना। एमए के बाद तुम नेट की तैयारी कर सकते हो, नेट का एग्जाम दे सकते हो। फिलहाल 12th के लिए, 12th के बाद डीएलएड कर लेना, या ग्रेजुएशन के बाद तुम बीएड कर लेना, उसके बाद सीटीईटी या एसटीईटी निकाल लेना, उसके बाद एनबीएस केबीएस सीएमआरएस डीएसएसबी या बिहार के लिए बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं। जब जब वैकेंसीज आएंगी तुम अपना अप्लाई करना, एग्जाम्स होंगी, पास करना और निकल जाना। ऐसा आसान क्यों होता है टीचर की नौकरी? टीचर की नौकरी जल्दी क्यों मिल जाती है? क्योंकि तुम देखोगे कि ऊपर से ही फिल्ट्रेशन हो रहा है। मतलब सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मुझसे पूछोगे क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ टीचर के लिए? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तो बीएड नहीं किया है। अच्छा, मान लो कि जो लोग बीएड कर भी लेते हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। उनके लिए जो है सीटीईटी और एसटीईटी निकालना होता है ना। तो ऊपर से फिल्ट्रेशन होता है कि अगर वो सीटीईटी निकाल लेते हैं तभी आते हैं। तो तुम देखो कि 2-3 एग्जाम के फिल्टर होने के बाद ये कैंडिडेट वहां तक पहुंचते हैं। तो एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी इजी साइड पे चले जाते हैं। थोड़ी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो एक तरीका ये है कि अगर तुम्हारे अंदर टीचर बनने का ये है कि मैं टीचर बनूंगा, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। अब तुम इस रास्ते पे चल सकते हो। अगला रास्ता है तुम्हारी बीपीएससी के लिए, है ना। बीपीएससी के लिए रास्ता इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीपीएससी और यूपीएससी में बहुत अंतर होता है। यूपीएससी में जहां इंग्लिश के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बीपीएससी में ऐसा कुछ होता नहीं है। बीपीएससी के एग्जाम 3 चरण में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। कितने नंबर का होता है अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि 3 लेवल में होता है। जैसे प्रीलिम्स मेंस 900 का होता है, इंटरव्यू 120 का होता है। क्या क्या होता है वो बात छोड़ो, डिटेल में मत जाओ। बस ये जानो कि कुछ मुख्य विषय उसमें पूछे जाते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये इतने सब्जेक्ट उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर तुम ग्रेजुएशन करोगे तो तुमको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। सच में कोई मदद नहीं मिलने वाला। ऐसा तुम सोच रहे हो कि हिस्ट्री से हम ऑनर्स कर लेंगे तो बीपीएससी या यूपीएससी के लिए हमें मदद मिल जाएगी? उसके लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? बीएचयू, जेएनयू, है ना, ऐसे ऐसे बड़े यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा। तो वहां जाने के लिए तुम्हें क्या लगेगा? वहां जाने के लिए तुम्हें सीयूटी लगेगा, फिर उस जगह पे जाके तुम्हें डेली क्लासेस करनी पड़ेगी, कैंपस होते हैं, तो वहां पे जाके तो वो खर्चा भी है। हो सकता है तुम अफोर्ड ना करो, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो तुम अब ये चक्कर में मत पड़ जाना कि कौन सा सब्जेक्ट लें बीपीएससी के लिए। कोई भी ले सकते हो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, जो तुम पढ़ना चाहते हो। रुचि नहीं भी हो, जो आसान सब्जेक्ट हो अपने चूज कर लेना। जो अभी तक तुम पढ़ते आए हो उसको चूज कर लेना। उससे ज्यादा कोई फर्क बीपीएससी के लिए नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो 3 साल है ना, अगर 3 सालों में तुम मेहनत करते हो तो बीपीएससी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये 3 साल तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे,
ठीक है। तो जो भी एम बनाना, मैं इसीलिए इतने रास्ते बता रहा हूं कि जो भी एम बनाना किसी एक रास्ते पर डिटरमाइन होकर, मतलब मतलब दृढ़ता के साथ चलना है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि हम एक साल के लिए बीपीएससी की तरफ गए, फिर हमको ध्यान आया कि यार नहीं ये मुश्किल है, हम रेलवे निकल लेते हैं, फिर रेलवे यार नहीं ये भी मुश्किल लग रहा है तो हम बिहार एसएससी निकल लेते हैं, फिर हम एसएससी जीडी निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान देना इस बात को कि इन सभी रास्तों में से एक रास्ता तुम्हें चुनना है और उस रास्ते पर फॉर्म होकर के चलना है, कि उस रास्ते पर अब भटकना नहीं है, वहीं हमारा सब कुछ हो जाएगा और उसी को ध्यान में रख के हम तैयारी करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको ये रास्ते बता रहा हूँ। तुम अगर सोच रहे हो कि भैया ये बताएंगे कि हिस्ट्री ले ले, पॉलिटी ले ले, ज्योग्राफी ले ले, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि ना तो कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई होती है जिससे तुम्हें विषय वस्तु की शानदार नॉलेज हो जाएगी, और ना ही इन आर्ट के सब्जेक्ट में इतना कुछ स्कोप होता है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ लोगे तो कुछ स्कोप है आगे, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटी पढ़ लोगे तो कुछ स्कोप है आगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई स्कोप नहीं होता है ना। तो अभी अगर तुम आर्ट से हो तो तुम्हारे पास बहुत शानदार समय है। हालांकि तुमने 2 साल अपने बर्बाद कर दिए, हालांकि तुमने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। इन 2 सालों में तुम इनकी तैयारी कर सकते थे, लेकिन तुमने की नहीं। तुम केवल 12th की तैयारी किए, 11th-12th की, और उसमें तुम्हारा 2 साल का समय बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, अफसोस मत करो, लेकिन ये 3 साल मत बर्बाद कर देना। अगर ये 3 साल तुम बर्बाद कर दोगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम खत्म हो जाओगे। तुम देखो ना, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कई बार तुम सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे तुम चीज़ों को देख रहे होते हो जहां तुम देखोगे कि एक बिहारी जब दूसरे स्टेट में जाता है काम करने के लिए, उसके पास अपना स्किल सेट नहीं होता है, वो कुछ अच्छे पद पे नहीं काम कर रहा होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो समझो, हमारे यहाँ खुद रोजगार नहीं है, हमें तो दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो अब क्या होगा ऐसे हालत में? तो तुम्हें जो है ना इन 3 सालों में पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है, अपना फोकस कहीं शिफ्ट नहीं करना है। कोई चुड़ैल भूत का साया नहीं होना चाहिए जिंदगी में, एकदम, है ना, एकदम डिसिप्लिन होकर के काम करो। अगर तुम्हारे जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आ रही है, अगर तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, गाइडेंस में जुड़ो, है ना। मजा आएगा तुम्हें, कुछ हो ना हो तुम्हारे अंदर ये जो पढ़ने की आग है ना, वो पैदा कर दूंगा। इसके अलावा तुम डिसिप्लिन हो जाओगे, ठीक है। छोड़ो इन बातों को। दूसरा रास्ता क्या है हमारा? बीपीएससी है। कि तुम अगर तुम चाहते हो कि हम एक बार एसडीएम बने, और एसडीएम बनने के बाद तुम जानते ही हो कि तुम अपने परिवार, अपने घर, क्या अपने जिले में, है ना, एक स्थान बनाओगे। और इस बात की गारंटी है कि इसके बाद तुम्हारे परिवार में मिडिल, तुम्हारे परिवार को कोई भी नहीं बोलेगा कि तुम मिडिल क्लास फैमिली हो, है ना। तुम्हारी सारी सुविधाएं शानदार हो जाएंगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो अगर मेहनत करने से सारे सपने पूरे हो रहे हैं तो कोई बड़ा मुश्किल सौदा नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम एम बनाना चाहते हो बीपीएससी के लिए तो अभी से शुरुआत कर सकते हो। चलो देखो, बीपीएससी यूपीएससी से अलग है। तुम्हें बताया मैंने, बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा सिलेक्शन है, हिंदी मीडियम से कम है, लेकिन यूपीएससी में है कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा सिलेक्शन है, ठीक है। तो तुम्हारी तैयारी का तरीका क्या हो सकता है कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो अभी से पटना मत जाओ। अभी कहीं भी, जैसे बेतिया ही बैठ के तुम अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। 3 साल ग्रेजुएशन पूरे हो जाए यहाँ और तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए, क्योंकि अब वो समय है कि ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन एजुकेशन से ज़्यादा इजी, है ना, और ज़्यादा शानदार हो गया है ऑनलाइन, है ना। तो ऑनलाइन भी तुम पढ़ सकते हो, बस तुम्हें जो है ना एक अच्छे ग्रुप के लोगों की ज़रूरत होगी, कि अच्छे लोग तुम्हारे साथ जुड़े रहें जो तुम्हें मोटिवेट करें और तुम उनको देख करके खुद ही मोटिवेट हो जाओ, है ना। तो अच्छे लोगों को बस अपने साथ रखना है। तो 3 साल ग्रेजुएशन में तुम अपना तैयारी कर लो, और जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो चले जाओ पटना, अपना टेस्ट सीरीज वगैरह दो, और 1 से 2 अटेम्प्ट में तुम एसडीएम बन जाओगे और तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना। और तुम्हारी इंटरव्यू लेने के लिए हो सकता है तो मीडिया वाले भी आए, है ना, तुम्हारी सम्मान करने के लिए हम लोग भी आएंगे। बस पहचान लेना, है ना, कि राजन भैया आए हुए हैं। चलो, अब तीसरा रास्ता तुम्हारा यूपीएससी है। सबसे मुश्किल रास्तों में से एक, लेकिन सबसे शानदार रास्तों में से है। मतलब यूपीएससी एक ऐसा रास्ता है कि अगर तुम इसे चलोगे, मुश्किल तो है,
लेकिन जिस दिन इस पर सफलता मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारा जनरेशन बदल जाएगी। बीपीएससी से भी जनरेशन बदलेगी। तुम मिडिल क्लास फैमिली नहीं रह पाओगे, है ना? तुम अपर क्लास में चले जाओगे। लेकिन यूपीएससी से ऐसा होगा कि तुम्हारी जनरेशन, जो बाद की जनरेशन आएंगी ना, वो भी मिडिल क्लास नहीं कहलाएंगी, है ना? तो एक ऐसी चीज है कि तुम मतलब एकदम से ही अपर क्लास में चले जाओगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मुश्किल है, जो चीजें जितनी शानदार होती है वो उतनी मुश्किल होती है। इसमें भी वही बात है, इसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, एथिक्स और एनवायरनमेंट, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इनकी भी तैयारी तुम 3 साल बैठ के कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि तुम्हें 3 साल करने के बाद भी 2-3 साल दिल्ली जाके तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेना तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हारे बजट में है और तुम इतनी मेहनत कर पाओगे तो यूपीएससी भी तुम टारगेट में ले सकते हो, है ना? नहीं तो बीपीएससी के लिए टारगेट तुमको लेना ही चाहिए। अगला है बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या है कि तुम जानते हो, आईबीपीएस है, इसके अलावा एसबीआई है, आरआरबी है, ये सारी एक जो क्या बोलते हैं एग्जाम एजेंसीज हैं, ये फॉर्म निकालती हैं जिनमें क्लर्क से लेकर के मैनेजर तक, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इन सभी का एग्जाम्स होता है। इसमें पूछा क्या जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। लेकिन इनको मैं अलग, मतलब एक अलग सेपरेट ग्रुप क्यों बनाया कि तुम्हें बैंकिंग, मतलब केवल बैंकिंग पे ही फोकस करना होगा, किसी और दूसरे तरह की नौकरी पर फोकस नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि इनके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके दूसरे एग्जाम से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो दूसरे एग्जाम के साथ इसको साधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना? तो अगर तुम बैंकिंग को अपना आप टारगेट बना रहे हो तो तुम्हें इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स चुनना अगर तुम्हें बैंकिंग से। हालांकि इकोनॉमिक्स के फर्स्ट और सेकंड, सॉरी सेकंड और थर्ड ईयर में थोड़े ज़्यादा पढ़ने होते हैं, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम्हें बैंकिंग की तरफ जाना है तो इकोनॉमिक्स लेना, है ना? क्योंकि नाबार्ड वगैरह बैंक्स में इसकी वैकेंसीज आती हैं और वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इकोनॉमिक्स किए होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा एक रास्ता है कि तुम बैंकिंग भी ले सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बैंकिंग नहीं चुनेंगे, है ना? आगे देखते हैं, अगला रास्ता है एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बहुत सारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग और यूपीएससी बीपीएससी को छोड़ करके तुम टारगेट में ले सकते हो। उन सभी एग्जाम में ही 4 चीजें पूछी जाती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। एसएससी के छोड़ करके बाकी सभी एग्जाम्स में, जैसे रेलवे है, बीएसएससी है, इन सभी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। लेकिन इंग्लिश तब भी तुम्हें पढ़ना ही है ना? तब भी तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो तुम ये तरीका अपना सकते हो। पांचवा तरीका है कि एक बार में तुम एसएससी, रेलवे, बीएसएससी वगैरह को टारगेट कर सकते हो, है ना? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतने शानदार नौकरियां मिलती हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एएसओ है बिहार गवर्नमेंट में, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर है ना? क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर है, सीबीआई में कस्टम इंस्पेक्टर है, रेलवे में ऑफिसर बन सकते हो, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, क्लर्क, बहुत सारी चीजें हैं। और सफिशियंट है 3 साल। 3 साल के अंदर तुम इनकी तैयारी आसानी से कर पाओगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। और जैसे तुम ग्रेजुएशन पार करोगे, जैसे तुम्हारे सब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, हमको लगता है कि उसके अगले साल ही तुम्हें एक शानदार नौकरी हाथ में रहेगी। ठीक है, छठा रास्ता है लॉ का, कानून पढ़ सकते हो। ये सबसे शानदार है, मतलब ये 8 रास्ते हैं ना, जिनमें से एक को तो जर्नलिज्म को मैंने हटा दिया। इन 7 रास्तों में से अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे शानदार कौन है तो वो है लॉ। अगर तुम मतलब सही में पावर चाहिए ना तुम्हें, अगर सही में ताकत चाहिए तो तुम लॉ का रास्ता चुन सकते हो। लॉ का रास्ता चुनने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम इस साल ड्रॉप लो। तुम्हें इस साल बीए के लिए अप्लाई नहीं करना है, ड्रॉप लो, अगले साल कर लेना। और इस ड्रॉप को लेकर के तुम कम से कम क्लैट की, एलेट की, कम से कम क्लैट की तैयारी करो, है ना? क्लैट की तैयारी करो, और क्लैट की तैयारी करने के बाद एग्जाम दो और एक अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लो।
वहाँ तुम BA LLB कर सकते हो, इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलती हैं तो 5 साल की होंगी। या तुम फिर ऐसे कर सकते हो कि BA कर लो इस साल और उसके बाद LLB कर लेना, फिर उस समय भी CUET वगैरह देना पड़ेगा, PG वाला। तो उसमें तुम मतलब उसमें 1 साल ज़्यादा लग जाता है, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद LLB करोगे तो वो भी 3 साल का कोर्स होता है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? तुम सोच रहे होगे केवल हम वकील ही तो बनेंगे, नहीं केवल वकील नहीं बनोगे, इसके देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि तुम जुडिशियल एग्ज़ाम्स दे करके जज बन सकते हो, वकील बन करके प्रैक्टिस तो सबको पता है। इसके अलावा लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो, अगर तुम बहुत शार्प हो, बहुत अच्छे से मेहनत करें तो कंपनियां तुम्हें हायर करके ले जाएंगी, अपने यहाँ काम कराएंगी और तुम लीगल कंसल्टेंट होगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, इसके अलावा एसोसिएट्स के रूप में काम कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी जो इसमें बात होती है, तुम्हें पता होगा कि ये IPS IAS से भी बड़ी चीज है, समझना बात को। इनका अपना ऑरा होता है, इनके हाथ में ही सब पावर होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लॉ करना चाहते हो तो ये शानदार है, सबसे शानदार। तुम्हें इस साल ड्रॉप लेकर के क्लैट की तैयारी करनी चाहिए। क्लैट में जो अंग्रेजी पूछी जाएंगी, है ना, कुछ खास मतलब कुछ इतना भी मुश्किल चीजें नहीं पूछी जाती। हमें लगता है कि 6-7 महीना में तुम अगर ढंग से प्रिपेयर करो तो तुम क्लैट आसानी से निकाल लोगे, है ना। हालांकि इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी में होते हैं और अंग्रेजी के शानदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्रिहेंशन। आगे बढ़ते हैं। 7वां रास्ता है तुम्हारा डिफेंस, है ना। तो इसके लिए तुम अपनी फिजिकल लिमिटेशंस चेक कर लेना कि भैया हाइट है कि नहीं है, सीना है कि नहीं है। इसके अलावा तुम देख लेना कि तुम्हारे अंदर कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। ये ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तुम यूट्यूब पर भी टेस्ट कर सकते हो, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस वगैरह भी चेक कर लो, और सभी चीज़ें अगर लगे कि हाँ सही है तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि डिफेंस चुनो। डिफेंस में या पुलिसिंग में ऐसा नहीं है कि केवल बिहार पुलिस और GD ही चुनेंगे हम। GD सबसे लोअर ग्रेड की नौकरी है ना, और बिहार कांस्टेबल भी सबसे लोअर ग्रेड की नौकरी है। लेकिन इनको नहीं टारगेट में लेना है कि हम बनेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल बनेंगे या GD में कांस्टेबल बनेंगे। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि हम CPO में डबल स्टार लेके SI बने, ठीक है। तो अगर तुम्हें डबल स्टार चाहिए तो SSC CPO जा सकते हो, लेकिन समस्या क्या है कि CPO में अंग्रेजी पूछी जाती है। उसका जो मेंस का पेपर होता है उसमें 200 का 200 अंग्रेजी ही होता है, ठीक है। तो डरना नहीं अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए मैं लास्ट में आपको एक इतना शानदार सॉल्यूशन बताऊंगा, तुम्हें भी मजा आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि तुम डिफेंस में जाओ, है ना। बस चेक कर लेना कि तुम्हारी शारीरिक जो भी क्राइटेरिया है वो तुम उसको फुलफिल कर रहे हो, पहले चेक कर लेना है ना। कम से कम हाइट और कलर ब्लाइंडनेस तो ये तुम्हें चेक कर लेना है पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे लिए 3 बेस्ट कॉम्बो मैंने बनाए हैं कि कैसे तुम मतलब अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो सिंपल, तो उसके साथ तुम्हें और क्या कर सकते हो। एक तरीका है कि तुम ITI कर लो, है ना। और ITI एक रेगुलर कोर्स है, तो रेगुलर कोर्स के साथ तो ग्रेजुएशन किया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए एक उपाय है कि एक ITI कर लो और दूसरा इग्नू से ग्रेजुएशन कर लो। अब तुम इग्नू का नाम सुन के घबरा रहे होगे कि यार इग्नू का इतना वैलिडिटी होता है क्या। भैया इग्नू से करके तुम IAS अधिकारी बन सकते हो, समझो बात को। ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर से करेंगे तो ज़्यादा हमको डिग्री में पावर है और इग्नू से करेंगे तो कम पावर है, कुछ नहीं है, सेम पावर है, ठीक है। तो एक ITI कर सकते हो और ग्रेजुएशन कर सकते हो। ITI कर रहे हो चूंकि टेक्निकल डिग्री है, तो एक बात ध्यान रखना है कि तुम कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करके करना। अगर तुम कलर ब्लाइंड हो तो ITI मत करना। मैंने भी किया है, कोई मतलब नहीं है, रखा हुआ है ठीक है। हालांकि मैं गवर्नमेंट ITI से किया था, मैं इलेक्ट्रीशियन, है ना। लेकिन अब वही है कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी। मैं आप इसका इस्तेमाल करके रेलवे में अप्लाई करने की बात हो जाए तो मैं तो नहीं कर सकता। दूसरा कॉम्बो क्या है कि एक तो BA करो, ग्रेजुएशन में अपनी एडमिशन करवा लो, कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन करा लो, है ना। 2 साल वाले 1 साल वाले जो भी तुम्हें सुविधा लगे अपना कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन करा लो, और हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीखो।
हमको लगता है हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीखने में कम से कम 1.5 साल लग जाएंगे तुम्हें, और शानदार टाइपिंग स्पीड आने तक। ठीक है। तीसरा कॉम्बो क्या है कि बीए करो यानी ग्रेजुएशन करो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करो, और साथ में एक नई चीज स्टेनोग्राफी करो। हालांकि स्टेनोग्राफी के टीचर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में भी स्टेनोग्राफी किया जा सकता है ना। स्टेनोग्राफी का मतलब ये होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ और कोई लिखने बैठे तो इतना जल्दी लिख नहीं सकता है, तो उसको लिखने के लिए अलग भाषा बनाई गई है, जैसे पीटमैन है ना। तो कुछ भाषाएं बनाई गई है। ठीक है। तो उन्हीं भाषाओं को सीखना होता है कि हम जल्दी में कैसे लिख दें, तो उसको कहा जाता है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी में सी और डी एसएससी के फॉर्म आते हैं। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट में तुम देखोगे कि जज का स्टेनो होता है ना, और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं जिनके स्टेनो होता है। तो बहुत शानदार जॉब है, बहुत शानदार जॉब है, जिनमें आगे पढ़ने का तुम्हें भयानक बहुत शानदार मौका मिलेगा, और इजीली हो भी जाता है ना। अगर तुम्हारा स्टेनोग्राफी का कोर्स बढ़िया हो तो ये भूल जाना कि तुम्हारा नहीं होगा, होगा ही नौकरी। कारण कैसे कि देखो, याद रखना जहां भी फिल्ट्रेशन है, जैसे मैंने बताया टीचिंग वाले जॉब में फिल्ट्रेशन है कि 3 लेवल पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, कि सामान्य लोग तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, उनको बीएड करना होगा। अब जो लोग बीएड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो बीएड नहीं करते हैं, तो उनमें से कुछ छट गए। अब बीएड करने के बाद बहुत सारे लोग जब सीटीईटी या एसटीईटी कर लेते हैं, है ना, तो वहां कुछ लोग छट गए, है ना। उसके बाद एग्जाम देते हो तो बहुत सारे छटने के बाद लोग आते हैं, तो एग्जाम इजी हो जाता है। ठीक वही होता है स्टेनोग्राफी में। तुम देखोगे बहुत लोग स्टेनोग्राफी नहीं करते हैं, इसीलिए स्टेनोग्राफी के जो कट ऑफ जाते हैं, है ना, वो बहुत लो जाते हैं मेन एग्जाम के। लेकिन स्टेनोग्राफी चूंकि स्किल है तो उसमें कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, तुमको बस उसमें क्वालिफाई करना होता है। तो ये कर सकते हो। बाकी तुम्हें स्टेनोग्राफी में कैसे करना है, क्या करना है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूं, मुझसे बात कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम्हारे 3 बेस्ट कॉम्बो है, ये मैंडेटरी है, तुम्हें करना ही करना है। या तो आईटीआई कर लो, उसके साथ बीए कर लो, या बीए कंप्यूटर और टाइपिंग कर लो, या बीए टाइपिंग और स्टेनोग्राफी कर लो। ये 3 तुम्हारे सबसे शानदार जो है ना ये कॉम्बोज हैं। अब देखो मेरा मास्टर प्लान क्या है। देखो इन कॉम्बो में से किसी एक कॉम्बो को तुम चुन लो, कोई भी एक कॉम्बो चुन लो तुम। इसके कॉम्बो को चुनने के बाद ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के किसी बढ़िया कॉलेज में अप्लाई कर दो, किसी भी जो तुम्हें सब्जेक्ट अच्छा लगे उसको अप्लाई कर दो, उसके साथ चलो। चूंकि तुम ये जानते हो किसी भी एग्जाम में 4 ही चीज पूछी जाती है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये 4 ही चीज पूछी जाती है। ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल प्लान बनाया है, मैं उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी तुम्हें ग्रुप में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पहले साल में तुम्हें रीजनिंग और इंग्लिश में फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग कैसे करोगे, समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके मैं बता दूंगा, और इंग्लिश मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो पहले साल में तुम्हें इंग्लिश और रीजनिंग कंप्लीट करनी है, दूसरी साल में मैथ और जीके कंप्लीट करनी है, तीसरे साल में जिस एग्जाम को तुम टारगेट में लेके चल रहे हो, जैसे मान लो सीजीएल लेके चल रहे हो, है ना, या बिहार सीजीएल लेके चल रहे हो, या रेलवे का एनटीपीसी लेकर के चल रहे हो, या एसएससी का सीपीओ लेकर चल रहे हो, या जीडी लेकर के चल रहे हो। हालांकि जीडी तुम छोड़ ही देना, है ना, जीडी लोगे मतलब एक तो इतनी मतलब भयानक नौकरी है कि तुम अब क्या बताऊं कि उसकी रियलिटी तुम जान जाओगे ना, तुम जाओगे नहीं। तो फिलहाल के लिए जीडी को तुम रहने देना। अगर तुम मैंने अनलेस अनटिल कि तुम एकदम से बेकार आदमी नहीं हो, तुमको और कुछ आता नहीं है, तो हो सकता है तुम जीडी के लिए तुम पढ़ो, लेकिन तुम्हारा टारगेट सीपीओ में होना चाहिए, है ना। अगर उससे भी शानदार व्यक्ति हो तो यूपीएससी, सीएपीएफ, एससी यानी असिस्टेंट कमांडेंट का होना चाहिए। तो तीसरे साल में जो भी तुम्हारा टारगेट एग्जाम होगा उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रगड़ देना, एकदम धुआं उड़ा देना। अब ये 3 सालों में देखो 3 सालों में 4 सब्जेक्ट और प्रीवियस ईयर तुमने एकदम धुआं धुआं कर दिया, खत्म कर दिया। तो जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन होगा फॉर्म भरो और नौकरी लो, खत्म कहानी। ठीक है। तो इस प्लान को और डिटेल में तुम्हें एनालिसिस करनी है, और डिटेल में जानना है, और डिटेल में काम करना है, और सच में मेरे गाइडेंस के अंदर तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम्हें ग्रुप ज्वाइन करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अभी पहला चैप्टर खत्म हुआ है ना। ऐसे तरीके से कि एकदम जिसको अंग्रेजी नहीं भी आती हो ना, वो भी अंग्रेजी का मास्टर आदमी बन जाएगा, क्योंकि मैं लॉजिक से पढ़ाता हूँ। मैं उन टीचर की तरह नहीं हूँ कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सारी चीजें मैं कभी नहीं पढ़ाता।
मैं कभी डेफिनेशन और रूल रटने पर कभी फोकस ही नहीं करता कि तुम्हें ये रूल रटना है। नहीं, इंग्लिश एक भाषा है, तुम भाषा की तरह यूज करो, ठीक है। लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ होमवर्क को लेकर के, कि अगर मेरे ग्रुप में तुम हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भगा दूंगा, है ना। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है ना। मैं बस पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, मैं बस सिखाने पे फोकस करता हूँ। मैं तुमसे कुछ कोई पैसा नहीं ले रहा, है ना। और अगर पैसा लेता भी नहीं भी लेता तब भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब कुछ तो होगा भैया के पास, तो वो भी मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरी गाइडेंस ग्रुप भी है, जिसमें स्टडी से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, अगर ये सारी बातें मैंने तुम्हें समझाई ऊपर ऊपर से और तुमने अपना डिसाइड कर लिया कि इन सातों रास्तों में से किस रास्ते पे चलना है, तो तुम्हें निश्चित तौर पर उस रास्ते में बहुत डीप जाके बातें सीखनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए हमने प्रॉपर गाइडेंस ग्रुप रखा है, जिसमें तुम्हें मान लो कि स्टडी कर रहे हो, फोकस नहीं बन रहा है, याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कई बार तुम पढ़ लेते हो, कई बार डिस्टर्ब हो जाते हो, मोटिवेशन तुम्हारे पास नहीं है। मान लो कि 2 दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, तो वो मोटिवेशन तुम्हारा गायब होता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसमें कन्फ्यूजन होता है ना। फिर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम का तनाव आ रहा है, या जिंदगी में हजारों समस्याएं होती है। मान लो कि परिवार की समस्याएं हैं, या कहीं बाहरी हवा है, कोई चुड़ैल का साया है, कोई भूत का साया है, तो वो सब जंतर मंतर बना के हम लोग उसको भी निवारण कर देते हैं, ठीक है। कुछ हो ना हो, 2 चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, कैसे पढ़ना है और डिसिप्लिन कैसे रहना है, ये तुम्हारे अंदर आ जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। देखो, मैंने 2019 में एसएससी के माध्यम से सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स में और एंड अर्बन अफेयर्स में पहली नौकरी करी, ठीक है। फिर 2021 में निकाला असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आईबी में। ज्वाइन नहीं किया, परिवार की समस्याएं थी। उसके बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, मन नहीं लग रहा था, मैंने रिजाइन मारा और आके बेतिया पायोनियर कोचिंग में इंग्लिश पढ़ाया। इस दौरान मैंने सीजीएल 24 को क्रैक किया और पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिला मुझे। फिर 2025 में मैंने सीजीएल 25 को क्रैक किया और इस बार मुझे मिला ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मैंने अभी तैयारी छोड़ी नहीं है, जल्द ही आपको बहुत शानदार कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर तुम, चूंकि मैं इतना कुछ करने के बाद भी अभी मैं तैयारी छोड़ा नहीं, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ और तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, तो अगर तुम मेरे गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। और बस ध्यान रखना, मेरे साथ तब भी जुड़ना, चाहे अंग्रेजी पढ़ने के लिए या गाइडेंस ग्रुप में तब भी जुड़ना जब तुम्हें लगे कि नहीं मुझे करना है। क्योंकि अकवास बकवास, है ना, लोगों को मैं कभी अपने साथ नहीं रख पाता, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं उन लोगों से इतनी एलर्जी है कि मैं बता नहीं सकता। चलो, बहुत अच्छा। ये 7 रास्तों में से तुम्हें किसी एक रास्ते को चुनना है। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी पका के दिमाग में चलना है, कॉम्बो तो लेना ही है, उन कॉम्बो को ध्यान देना। और कॉम्बो के साथ मास्टर प्लान अगर ले लोगे तो तुम्हारी जिंदगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ग्रेजुएशन खत्म करते ही तुम्हारे हाथ में बहुत शानदार नौकरी रहेगी, ठीक है। बाकी ग्रुप में कैसे जुड़ना है, उसके लिए तुम वीडियो के कमेंट में जाके अपनी बातें रखो, है ना। वहाँ तुमको पिक किया जाएगा, वहाँ से तुमको अपना लिंक भेजा जाएगा और तुम वहाँ से ज्वाइन कर लोगे। चलो, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, अगली क्लास में। इंग्लिश के लिए दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें दूसरे चैप्टर में अभी तुम्हें अंग्रेजी ज्वाइन करनी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट समय है, क्योंकि आने वाले संडे को मैं पूरी अंग्रेजी का रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करनी है तो तुम्हें तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, गुड नाइट।